हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं जो है ठोस अवस्था। और इस चैप्टर के ओनली सबसे महत्वपूर्ण मतलब VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 100% मैं कह सकता हूं कि यहीं से पेपर में आएंगे। इसके बाहर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये जो हम 50 अभी आपको कराएंगे इसी को आपको तैयार करना है। याद रखेंगे जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है वो खासकर मैं कहूंगा ये सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे और एक एक टॉपिक को याद करते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ठोस अवस्था का हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से 2 लिंक मिलेगा। क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को देख सकते हैं चैप्टर वाइज। बहुत सारी वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हम बहुत सारे टॉपिक को या बहुत सारे चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिए हों, तो आप सीक्वेंस वाइज इस वीडियो को देखने के पश्चात लिंक पर क्लिक करके ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, अगला हमारा यहाँ पे आता है क्लास 12 केमिस्ट्री है जी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? भैया 6 है, 4 है, 8 है, 2 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब क्या होता है? समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या ना कहकर हम इसी को क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं उपसह संयोजक, उपसह संयोजक संख्या, ठीक है। या तो हम कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं या इसी को मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या कह सकता है, समन्वय संख्या कह सकता है या उपसह संयोजक संख्या कह सकता है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे Na2O में जो ये सोडियम है ना, Na काम से पूछा जा रहा है समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या आप याद रखेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है जी? 4 होती है। अब कैसे होती है यदि ये आपका क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए, लगभग मैं कह सकता हूं कि 20 से 25 मिनट के एक वीडियो आपको हमने पढ़ाया हुआ है उपसह संयोजक संख्या निकालना सीखे। तो आप YouTube पे लिखिएगा उपसह संयोजक संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, हमारी एक वीडियो मिल जाएगी। उसको आप देखिएगा, 15-20 मिनट उसमें लगेंगे, समय लगेगा। अगर आप एक बार सीख लिए तो किसी का भी आप कोऑर्डिनेशन संख्या अर्थात समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो इसकी 4 होती है जी, याद कर लेंगे। समय है तो जरूर उसको पढ़ लीजिएगा कैसे कोऑर्डिनेशन संख्या निकालते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय जिसे हम रावाहीन कहते हैं, रावादार नहीं, रावाहीन ठोस पदार्थ है। रावादार कह रहे, रावाहीन कह रहे हैं तो मतलब अक्रिस्टलीय को ही रावाहीन कहते हैं। तो इनमें से कौन है जो अक्रिस्टलीय है या रावाहीन क्या है? ठोस है। हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है या साधारण नमक है? तो याद रखेंगे जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इसमें है वो क्या है जी? वो है कांच। कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? यहां से हमसे पूछ लिया गया कि इसमें से कौन है जी जो बेरवादार ठोस है? कौन है? ग्रेफाइट है या क्वार्टज ग्लास है या क्रोम एलम है या सिलिकॉन कार्बाइड है? तो यहाँ पे याद रखेंगे बेरवादार ठोस पदार्थ अगर कहे ना तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना ये एक बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा 4th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत है। तो यहाँ पे कितने % है जी BCC इकाई सेल में? अब BCC का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जिसका हिंदी हो गया अंतः केंद्रीय घन संरचना।
एक और बात बता दूं, ये इतना डीप में ऐसा नहीं करता है, आपको सिंपल वे में बीसीसी कहेगा, एफसीसी कहेगा, पीसीएच कह देगा, इस तरीके से आपको देगा संकेत रूप में। तो आप इस संकेत रूप में भी याद कर लीजिएगा। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों में प्रतिशत कितनी होगी, कितने प्रतिशत होंगे जी मुक्त खाली जगह। तो याद रखेंगे जब भी बीसीसी कह दे, बीसीसी इकाई सेल में अगर खाली आपको जगह पूछ लिया जाए प्रतिशत में, तो क्या कहेंगे जी 32% कहेंगे। कितना 32%। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब आप याद कर लेंगे। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं। मतलब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि कौन से जोड़े में, यहाँ पे सभी का जोड़ा दिखाई दे रहा है बीसीसी और एफसीसी, ठीक है ना। यहाँ से सीपीसी एचसीपी, यहाँ पे सिपल क्यूबिल यहाँ पे लिखा गया है, फिर से HCP है, यहाँ पे CCP है, यहाँ पे BCC है, यहाँ पे HCP है। तो ये सभी जोड़ा है ना, तो किस जोड़े में हमसे पूछा जा रहा है कि क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं। तो जब भी देखिए चतुष्फलकीय वायड कह रहा है और अष्टफलकीय वायड होते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो हमारा HCP और CCP होते हैं, इसमें क्या होता है चतुष्फलकीय वायड पहले होता है, फिर से अष्टफलकीय वायड होते हैं। तो दोनों होते हैं जी, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है एक धातु का रवाकरण हेक्सोगोनल क्लोज पैकेज, जिसका मतलब ये आपका है, यहाँ से ये HCP का ही ये क्या है फुल फॉर्म है, हेक्सोगोनल क्लोज पैकेज, ठीक है ना। इसका HCP का फुल फॉर्म होता है। संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। मतलब यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि एक धातु रावाकरण में जो HCP है, यदि HCP की संरचना होती है, मतलब धातु जब रावाकरण में है तो उसकी संरचना यदि HCP की संरचना में हो, तो उस धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या क्या होगी। तो जब भी याद रखेंगे कोई भी धातु है या कोई भी ठोस पदार्थ है, वो यदि HCP की संरचना में हो तो उसकी कोऑर्डिनेशन जो संख्या होती है वो कितनी होती है जी, उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी 12 होती है, ठीक है ना। HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे पूछा गया कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो यहाँ पे चीनी है, हीरा है, या KCl है, या ग्लास है। तो चीनी तो है नहीं, हीरा भी नहीं है जी, अक्रिस्टलीय तो है नहीं, KCl भी नहीं है, मतलब ग्लास आपका जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस है। और इसी को, ग्लास को ही तो हम क्या कहते हैं जी, ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा शायद क्वेश्चन देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय को हम रावाहीन कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को ही यहाँ पे देखिए कांच लिखा गया है, कांच को ही तो अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं ना। तो ये केवल आपको घुमाने के लिए पूछ लिया गया है। वहां पे अक्रिस्टलीय, यहाँ पे रावाहीन भी कह सकता है। तो अक्रिस्टलीय हमसे पूछा गया तो कांच कह दे या ग्लास कह दे। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमाकर, और क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ग्लास है जी हमारा, जिसे हम कांच भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है क्रिस्टल तंत्र में कुल संख्या होती है। याद रखें क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या होती है, मतलब क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 7 होती है, ठीक है ना। कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रावादार ठोस है, इसमें से जो रावादार, याद रखेंगे रावादार जो ठोस होता है वो क्या होता है हमारा हीरा होता है। हीरा एक रावादार ठोस है, याद रखेंगे। रावादार कह रहा है, रावाहीन यदि कहता तब ये नहीं होता, तब उस समय पर ये हमारा कांच भी हो जाता। रबड़ भी ये क्या है रावाहीन ही है, ठीक है ना, रावाहीन ही है। तो ये दोनों हमारे हो सकते थे, ठीक है ना, बट रावादार क्या है तो हीरा होगा, ठीक है। ये आप कंफ्यूजन में ना हो।
ठीक है ना। अगला कह रहे हैं बेरवादार ठोस है। यहाँ पे अगर देखिए बेरवादार ठोस यहाँ पे कह दिया, तो बेरवादार ठोस क्या है, ग्रेफाइट है, यहाँ पर कांच है, हीरा है, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो हमारी कांच होती है वो क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। बेरवादार भी ठोस कह सकता है, आपको रावाहीन भी ठोस कह सकता है, या क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस भी कह सकता है। तो ये क्वेश्चन घुमाने का है जी, तीनों कह सकता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहे, या बेरवादार ठोस कहे, या रावाहीन ठोस कहे। तो वो पदार्थ कौन होंगे, कांच होंगे, रबड़ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रबड़ भी दिया होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। HCP परमाणुओं में जो हमारी कह रहा है HCP सेल इकाई में परमाणुओं की संख्या। तो याद रखेंगे HCP अगर कह दिया ना तो इसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है ना। एक बात आप याद रखेंगे, जब भी कोई पिंड कहे, ठीक है ना, पिंड का अगर पिंड इकाई सेल में कह दे परमाणुओं की संख्या तो आप 2 करेंगे। जब भी PC मतलब FCC कहे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे HCP लिखा गया, वहां पर यदि FCC कह दे सेल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, FCC कह दे तो वहां पे कितने होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है 4। यदि यहाँ पे HCP कह दे तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या होती है 6, ठीक है ना। तो बाबू आप याद रखेंगे, आशा करता हूं आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे HCP कहा गया था तो इसलिए परमाणुओं की संख्या हमने 6 लिखा। यदि FCC कह दे तो वहां पे 4, यदि कोई पिंड का कह दे तो 2 होते हैं। अभी आपको आगे मिलेंगे सब। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, CrO2 है, या MnO2 है, या Fe3O4 है, या V2O5 है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तो नहीं करता है, Fe नहीं भी नहीं करता, ये भी नहीं करता है, मतलब जो CrO2 है ना यही है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला आता है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, मतलब इसमें से कौन है जो अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। तो अनुचुंबकत्व को कौन प्रदर्शित करेगा जी, तो ये तो नहीं करेगा, H2O नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना ये अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अनुचुंबकत्व को ये प्रदर्शित हमारा करेगा। अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं जी, किसे कहते हैं अनुचुंबकत्व, तो ऐसा पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को तो अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। उसे यदि चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। आप पढ़िए पहले डीप में, जब भी आप पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आएगा। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं ये कहूँगा ना, हम तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले तो सभी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, फिर से हिंदी की, इंग्लिश का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सब करा रहे हैं। यदि आपको केमिस्ट्री का डीप में पढ़ना है तो सिलेबस सेम टू सेम, जैसा आपको बिहार बोर्ड में है वैसे यूपी बोर्ड का भी है, सिलेबस सेम ही है, ठीक है ना। थोड़े से आपके में जो सिलेबस है ना वो अधिक है, बिहार बोर्ड में थोड़े से अधिक सिलेबस है। बट जैसे कि ठोस अवस्था है ये यूपी बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड में है। तो अदरवाइज इसके अलावा जो विलयन हो गया, ठीक है, रासायनिक बलगतकी हो गया, पृष्ठ रसायन जो हम रासायनिक बलगतकी हम कह सकते हैं, वैद्युत रसायन कह सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी उसमें भी हैं, यूपी बोर्ड में भी, आप में भी हैं। तो आप चाहे ना तो यूपी बोर्ड से भी सब्जेक्टिव को तैयार, सब्जेक्टिव तो हम इसमें करा ही रहे हैं, बट बेसिक से नहीं कहते हैं, सभी टॉपिक 100% रहेंगे, चाहे पूछे जाए बोर्ड एग्जाम में चाहे नहीं। तो वो सब अगर पढ़ना है डीप में तो आप यूपी बोर्ड का हमारा एक चैनल है तो उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। नाम क्या है, तो ओनली आप ब्रदर सर सर्च करेंगे, ब्रदर सर इतना सर्च करेंगे तो हमारी आपको चैनल मिल जाएगा जिस पर यूपी बोर्ड के मोस्टली स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता है। लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट उस पर जुड़े हुए हैं, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का मैंने देखा कि 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी हम करा रहे थे उस चैनल पे, तो कह रहे थे सर बिहार बोर्ड के लिए भी आप करा दीजिए।
तो बिहार बोर्ड का मैं नहीं करा पाया, इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, हम सब्जेक्टिव आपको कराते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड में सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए मोस्टली आपके लिए ये चैनल बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ओपन किया गया है। मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपको सब समझ में आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ यूजफुल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके दोस्त इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, पूरी बेसिक से हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। जैसे कि आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि प्लेलिस्ट बना दिए गए, वहाँ से जाकर पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, फिजिक्स का सीक्वेंस वाइज और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक आपको दे दिए हैं। केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नोट्स हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप क्लिक करके चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बेसिक आपको ये सब चीजें नॉलेज अगर हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पता होनी चाहिए कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे। अगला कह रहा है बेरवदार ठोस का उदाहरण है। कह दिया है हमसे कि बेरवदार ठोस का उदाहरण है, तो यहाँ पे हमने कहा ना बेरवदार ठोस क्या होता है, एक रबड़ होता है, ठीक है ना। रबड़ क्या है, एक बेरवदार ठोस होता है। यहाँ पे एक आप याद रखेंगे बेरवदार ठोस, यहाँ पे कहा ना, एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए बेरवदार ठोस पदार्थ है, तो देखिए यहाँ पे हमने कांच भी क्लिक किया है। तो याद रखेंगे बेरवदार ठोस बहुत सारे होते हैं, जिसमें से आपका कांच भी एक याद रखेंगे बेरवदार ठोस है। और एक आप क्या याद रखेंगे, रबड़ एक क्या होता है, रबड़ एक बेरवदार ठोस होता है। बेरवदार ठोस क्या होता है, रबड़ भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। मतलब इसमें से कौन है जी जो अक्रिस्टलीय है। तो ये बात तो अभी हमने बताया ना कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है वो क्या NaCl तो अक्रिस्टलीय नहीं है जी, ये भी नहीं है। कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, मालूम तो है ना। अक्रिस्टलीय को ही हम रावादार भी कहते हैं, रावाहीन भी कहते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो वो कांच है जी, जिसे हम रावाहीन भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर एक आप पढ़े हुए हैं तो हो सकता है बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसमें मिले, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार किए गए हैं, तो इसलिए मैं भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगला हमारा आता है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि रवा में कह रहा है, रवा में कि जब इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, खाली स्थान में, तो वहां पे कौन सा दोष होगा। तो शॉर्टकीय दोष होगा, फ्रेंकल दोष, या एफ सेंटर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऋणायनों द्वारा खाली स्थान पे पकड़ लिया जाता है तो वहां पे जो दोष होता है वो एफ सेंटर दोष होता है, ये आप याद रखेंगे। और शॉर्टकीय दोष क्या होता है जी, शॉर्टकीय दोष का मतलब क्या है कि जब कोई भी क्रिस्टल है तो किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जालक बिंदु को छोड़कर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकीय दोष। और जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं, कहां पे आ जाएंगे, अंतराकाशीय स्थल में, अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं ना, तो उस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें एक बात याद रखेंगे, शॉर्टकीय दोष अगर होगा तो वहां पे ना क्रिस्टल का घनत्व जो होता है, घनत्व जो होता है वो घटता है, मतलब कम हो जाता है। और जो फ्रेंकल दोष है इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको डीप में पता होना चाहिए। फिलहाल इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आप लिख लेंगे। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होती है। मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा दोष है जिसके घनत्व में कमी होगा। तो अभी हमने बताया ना कि जो हमारा शाटकीय दोष होता है, शाटकीय दोष, इसके घनत्व में कमी होता है। यहाँ पे शाटकीय इस तरीके से वास्तव में लिखे जाते हैं, हमारा शाटकीय दोष इस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, इस प्रकार लिखेंगे आप।
तो देखिए अभी ना हमने बताया जी कि इसका घनत्व तो क्या होता है, कमी हो जाता है, मतलब घट जाता है। कौन से दोष में? शॉटकीय दोष में। अभी जस्ट हमने बताया कि शॉटकीय दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व तो क्या हो जाता है, घटता है, मतलब कमी होता है। ठीक है ना। तो वही हमने बताया ना कि कह रहे हैं कि किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। तो कमी मतलब घटना शॉटकीय दोष में आता है। तो शॉटकीय दोष आपका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे आता है निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ। फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन होंगे जिसमें फेरस पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड है, तो ये तो नहीं। देखिए यहाँ पे फेरस Fe पा लिया गया, तो ये अगर फेरस यहाँ पे पा लिया गया है तो इसका मतलब यही फेरो चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन, इसमें फेरस है ही नहीं। ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। मतलब इसमें से कौन है जो आयन प्रतिचुंबकीय है। तो वो प्रतिचुंबकीय कौन है जी, किसी का भी हम निकाल कर देख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे प्रतिचुंबकीय की बात करें ना, तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है जी। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पाया जाएगा। जैसे एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात, यदि इसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे ना, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है या प्रतिकर्षित, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम पे 3+ आयन है, यहाँ पे V पर 2+ आयन है, यहाँ पे Sc पर 3+ आयन है, यहाँ पे Ti पर 3+ आयन है। तो यहाँ पे Sc पर 3+ आयन है ना, यही हमारा प्रतिचुंबकीय आयन होता है। चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, सबसे पहली बात एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्रोमियम, ठीक है ना, यहाँ पे Cr का परमाणु क्रमांक क्या होता है, V का परमाणु क्रमांक क्या होता है, Sc का परमाणु क्रमांक क्या होता है, और Ti का परमाणु क्रमांक। इन सभी का परमाणु क्रमांक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख कर आपको बताना है। क्योंकि जब तक आपको इन सभी का परमाणु क्रमांक नहीं पता रहेगा तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि परमाणु क्रमांक पता रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। तो पहले आप इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है। अब इसमें से कौन है जी जो धात्विक ठोस है, पीतल है या यहाँ पे प्लास्टिक है, ग्रेफाइट है या हीरा है। तो यहाँ पे धात्विक की बात किया गया है। धात्विक जो ठोस होता है ना, वो पीतल तो होता नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं होता है, हीरा तो ऐसे भी नहीं होगा धात्विक ठोस, तो ग्रेफाइट बचा। तो यही हमारा ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा, ये हमारा हो जाएगा धात्विक ठोस, ठीक है। अगला हमारा आता है घनाकार क्रिस्टल में बेवस जालकों की संख्या होती है। तो यहाँ पे घनाकार क्रिस्टल की यदि बात कर दें तो वहां पे बेवस जालकों की संख्या होती है वो 3 होती है। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 3 आपका, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेवस चालकों की संख्या, हाँ ठीक है। अगला आता है एक अष्टफलकीय रिक्तिका। एक अष्टफलकीय रिक्तिका निम्नलिखित में से कितने गोले को से घिरे होती है। तो देखिए यहाँ पे अष्टफलकीय कह दिया है, बात को समझिएगा, एक याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक अष्टफलकीय रिक्तिका कितने गोलों से घिरी होती है। तो जब भी अष्टफलकीय रिक्तिका की बात करें तो अष्ट मतलब 8 फलकों, 8 गोले से वो घिरी होती है। अष्टफलकीय रिक्तिका 8 गोलों से घिरी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, 8 गोलों से घिरी होती है अष्टफलकीय रिक्तिका। गोले मतलब क्या है, अवयवी कण से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे सदृश्य परमाणु मतलब सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार,
एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। मतलब एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो जब भी आप देख लीजिए, जब भी आपको यदि जो फलक केंद्रीय घनाकार इकाई हो और वहां पे चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या पूछे तो वहां पे याद रखेंगे कि 6 होता है जी। कितनी होती है? 6 होता है, ऑप्शन सी। क्योंकि याद रखेंगे फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका जो होता है, जो फलक होते हैं ना, कोई भी हम कह सकते हैं क्रिस्टल है तो उसमें फलकों की संख्या कितनी होती है? तो कोई भी यदि क्रिस्टल हम बना दे रहे हैं तो उसमें जो फलकों की संख्या होती है ना, फलकों की संख्या होती है वो 6 होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या भी 6 हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है हमसे पूछा गया है तो वो समदैशिक होता है। तो ये तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होता ही है, तो ये तो होगा नहीं। सुस्पष्ट द्रवीकरण, ये भी तो होता ही है ना, क्रिस्टलीय ठोस का ये भी है, तो ये तो नहीं होगा। निश्चित ज्यामिति आकृति, भैया कहाँ निश्चित होती है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की ज्यामिति निश्चित थोड़ी ना होती है, ठीक है, तो ये अनिश्चित होती है ना उनकी ज्यामिति आकृति, तो यही हमारा हो जाएगा। ये नहीं है जी, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का क्या है? गुण नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। उच्च अंतराण्विक बल, तो ये तो होता ही है, तो ये आप याद रखें, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो निश्चित ज्यामिति आकृति जो है ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टीज नहीं है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो इसमें से कौन है जी जो सहसंयोजक ठोस है? लोहा है, सोडियम क्लोराइड है, हीरा है या तांबा है? तो याद रखेंगे जब भी सहसंयोजक ठोस की बात कर दे तो आप याद रखेंगे जो हीरा होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है। क्यों होता है जी? क्यों होता है? क्योंकि हीरा में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध इसमें पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए क्या होता है? हीरा एक क्या है? सहसंयोजक ठोस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है किस धातु के, यहाँ पे कह रहा है कि किस धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जब भी षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में यदि समन्वय संख्या हमसे पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन संख्या, तो याद रखेंगे यह 8 होता है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, 8 होता है जी इसका। चलिए जी, अच्छी बात है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है? तो हीरा आप याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है? आयनिक रावा है, सहसंयोजक रावा है, आणविक रावा है या धात्विक रावा? तो हमने बताया ना कि जो हीरा जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? हीरा में सहसंयोजक क्या बंध पाया जाता है, और हीरा सहसंयोजक बंध पाने के कारण ही हीरा क्या है? सहसंयोजक ठोस पदार्थ होता है, तो इसीलिए हीरा क्या हो जाएगा? सहसंयोजक रावा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक रावा है हीरा। अगला हमारा आता है NaCl रावा की संरचना है। तो NaCl जो है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसकी रावा की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रीय घनाकार होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पिंड, यहाँ पे देखिए पिंड कह दिया ना, तो कह रहे हैं कि पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे हमसे परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो ये हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे पिंड कह दिया ना, तो परमाणुओं की संख्या, यदि कोई पिंड केंद्रित कहे तो वहां पे परमाणुओं की संख्या 2 होता है, ऑप्शन ए। अभी हमने ये बात बताया भी था आपको, यदि पिंड के जगह पर आपको कह दे कि FCC कह दे, तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे कितनी होगी जी? 4।
यदि HCP आपसे कह दे तो वहां पे परमाणुओं की संख्या होगी 6। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखेंगे। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है। देखिए यहाँ पे जब 11 क्वेश्चन बता रहे थे तो यहाँ पे HCP आया था, तो HCP में अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 6 कहेंगे, FCC में परमाणुओं की संख्या 2 कहेंगे। हमने बताया था कि पिंड यदि कहे तो वहां पे परमाणुओं की संख्या 2 कहेंगे। तो देखिए दोस्त, अभी हमने ये सब कुछ बताया, फिर भी आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो सोचिए, यही है फोकस, कितना आप फोकस कर पाते हैं। फोकस तो करना ही पड़ेगा दोस्त, सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, पूरे जी जान लगाना पड़ेगा। यदि आपके थोड़े से, मैं हमेशा से यही कहता हूँ, यदि आपके थोड़े से मेहनत करने से, यदि थोड़े से आपको अधिक जगने से, यदि थोड़ा सा आपको अधिक संघर्ष करने से, थोड़ा से अधिक आपको पीड़ा सहने से, यदि आपके माता पिता या आपका परिवार सुकून की नींद अगर ले रहा है, सुकून से वो सो पा रहे हैं, खुशी से वो रह पा रहे हैं, तो इससे छोटा सौदा मतलब कोई भी नहीं हो सकता, इससे सस्ता सौदा तो कोई भी नहीं है ना। ये तो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं ये सौदा है, थोड़ा सा आप नींद अपना त्याग सकते हैं जिससे आपके माता पिता अच्छे से सो सकें। तो इसलिए अभी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने का समय है दोस्त, पढ़े लिखे रहेंगे बहुत ही आगे काम आएगा। ठीक है ना, तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन रावादार ठोस नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन है जो रावादार ठोस नहीं है। तो रावादार यहाँ पे ठोस नहीं है, तो KCl ये एक रावादार ठोस होता है, CSCl ये भी रावादार ठोस होता है, ये भी ग्लास भी रावादार ठोस होता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि रावादार ठोस नहीं है वो कौन है, राम्बिक सल्फर, ये एक रावादार ठोस नहीं है। ठीक है, रावादार ठोस नहीं है। याद रखेंगे ग्लास भी हो गया ना, यहाँ पे याद रखेंगे रबड़ भी, रबड़ ये भी क्या है, एक रावादार, ठीक है, ग्लास नहीं, रावादार ठोस हमारा ये तीनों आप याद रखेंगे है, ये नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बेरवादार ठोस कौन है जी, तो वो हमारा क्या होता है, कांच भी होता है, और बेरवादार ठोस क्या होता है, रबड़ भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के बेवस जालक संभव हैं। तो एक यदि क्रिस्टल में कितने बेवस जालक संभव है, तो याद रखेंगे एक यदि क्रिस्टल हो तो वहाँ पे बेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है ना, बेवस जालकों की संख्या। अगला कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तिका है। तो यदि देखिए यहाँ पे समझिएगा, यदि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहे तो वहां पर प्रतिशत में अगर रिक्तिका पूछे तो वहां पे कितना होता है जी, तो 32 होता है। ये अभी हमने बताया भी था कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तिका होती है, तो वो 32% हमने बताया था। दिखा दो आपको, देखिए हमने कराया है तो मुझे दिमाग में आ जा रहा है कि हमने आपको कराया है। अब कैसे आप देख रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने तो अभी कराया है यहाँ पे 32%। देखिए यहाँ पे हमने कराया था कि BCC ये भी एक पिंड है ना, इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों में प्रतिशत कितनी होती है, तो 32% होते हैं। तो वही खाली स्थान भी यहाँ पे पूछा गया कि कोई भी पिंड है तो उसमें खाली स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 32% हो जाएगी। ठीक है ना, तो 32% आप याद रखेंगे प्रतिशत में पिंड केंद्रित। अगला कह रहा है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। यदि यहाँ पे घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या, तो यदि देखिए पिंड के कह दिया ना तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे सिंपल से यही कहे, अब पिंड केंद्रित, यहाँ पे पिंड शब्द आ गया ना, तो पिंड की यदि यहाँ पे समन्वय संख्या ना कहकर यदि परमाणुओं की संख्या कहता, तो परमाणुओं की संख्या कहता तो 2 करेंगे, परंतु यदि समन्वय संख्या कह दे तो 8 कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा याद रखेंगे, परमाणुओं की संख्या 2 होती है, समन्वय संख्या 8 होता है, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए अभी हमने बताया कि यदि परमाणुओं की संख्या आपसे कह दे तो 2 करेंगे, पिंड यदि कह दे तो
यदि FCC कह दे तो परमाणुओं की संख्या आप कितना कहेंगे, 4 कहेंगे। HCP कह दे तो परमाणुओं की संख्या 6 कहेंगे। ये सब हमने बताया हुआ है आपको। अगला कह रहा है किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें बेवस जालकों की संख्या अधिक होती है, घनाकार में या ट्राइक्लिनिक में या आर्थोराम्बिक में या टेट्राग्लोनल में, ठीक है ना, गोनल में। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्रिस्टल का बेवस जालकों की संख्या जिसमें सबसे अधिक होती है ना, वो है हमारा आर्थोराम्बिक। आर्थोराम्बिक जो है ना, आर्थोराम्बिक जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में बेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट। ट्रांजिस्टर सेल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ट्रांजिस्टर सेल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है वो याद रखेंगे हमारा कि ट्रांजिस्टर कह रहा है ना, ट्रांजिस्टर सेल में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है वो सिलिकॉन है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है। तो यहाँ पे याद रखें अंतःकेंद्रीय घनीय एकी संरचना में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि समन्वय संख्या जो होता है वो 8 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखें अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना। अगला करें FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं FCC जालक में परमाणुओं की संख्या पूछ दिया, तो इसमें कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमने बताया ना पिंड कहे तो 2, यदि FCC में परमाणुओं की संख्या 4, यदि आपसे हमसे पूछ लिया जाएगा HCP में परमाणुओं की संख्या 6, यदि पिंडों की समन्वय संख्या यदि पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 8। यदि पिंड की परमाणु ना पूछ के समन्वय संख्या कहे तो 8 कहेंगे, ठीक है ना। यदि HCP के परमाणुओं की समन्वय संख्या कहे तो क्या कहेंगे, 12, इसके भी 12, इस तरीके से कहेंगे जी। अगला आता है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल त्रिविमीय जालक संभव है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 14 एक यदि क्रिस्टल है तो एक क्रिस्टल में याद रखेंगे कितने क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव हैं। तो याद रखेंगे 14 आपके हो जाएंगे, 14 क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव हैं। फ्रेंकल तथा शॉटकीय दोष होते हैं। फ्रेंकल और शॉटकीय दोष होते हैं। नाभिकीय दोष के प्रकार है जी, ना जी क्रिस्टलीय दोष। देखिए याद रखेंगे क्रिस्टल दोष के ही प्रकार होते हैं, फ्रेंकल दोष और शॉटकीय दोष क्रिस्टल दोष में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परमाणु दोष अणु दोष नहीं, क्योंकि क्रिस्टल दोष के ही प्रकार होते हैं बिंदु दोष, अब बिंदु दोष के ही प्रकार होते हैं रस समीकरण मितीय दोष, और रस समीकरण मितीय दोष के ही प्रकार होते हैं फ्रेंकल दोष और शॉटकीय दोष, ठीक है ना। तो ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, सब बेसिक से हमने इस चैप्टर का पूरी थ्योरी भी कराया हुआ है, ठीक है। जो केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो मिलेगा ना सब्जेक्टिव का आपको एक वीडियो मिलेगा, उसके नीचे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से ठोस अवस्था के 3 वीडियो मिलेंगे। वो पूरी थ्योरी है, तो आप चाहें तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शाटकीय दोष के कारण ठोस का घनत्व, भैया हमने बताया था ना शॉटकीय दोष में ठोस का घनत्व होता है वो घट जाता है। अब फ्रेंकल दोष यदि कहता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि शॉटकीय दोष में ना हमने बताया है कि शॉटकीय दोष में इसके जो अणु होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर बाहर ही निकल जाते हैं क्रिस्टल से, ठीक है। तो इसलिए शॉटकीय दोष में क्या होता है, घनत्व जो होता है घट जाता है। ये हमने बताया है, अभी आपको याद होगा, आपको हमने कराया था। तो देखिए मुझे याद भी है, मैं सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए आप कितना दिमाग से लगाकर आप देख रहे हैं कि आपको अभी भी कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो देख लीजिए। 16 नंबर अभी हमने क्वेश्चन कराया, तो हमने बताया था शॉटकीय दोष होते हैं वो क्रिस्टल, उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष जो है ना वो उसके अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, शॉटकीय दोष में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। तो हमने बताया है ना, तो यही बात है दोस्त, हम बता रहे हैं, आप कितने मन से अब लगाकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके ऊपर है दोस्त।
एक क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं, एक क्लास में तो सभी टीचर सभी को अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट कौन सी स्टूडेंट, अब सभी तो टॉपर रहते नहीं, उसमें से 2 ही, एक यही टॉपर रहेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है उसको अलग से कोई भी पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। ये है कि वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है जो बातों को बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार आप कितने मन से, ध्यान से, दिमाग लगाकर समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है दोस्त, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगला कह रहा है सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता होती है। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता होती है, तो याद रखेंगे संकुलन जो क्षमता सिंपल क्यूबिक एकक सेल में ना जो क्षमता का प्रतिशत होता है वो 52% होता है, 52%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक एकक कोष्ठिका एकक सेल, ठीक है ना, इसमें संकुलन क्षमता कहा। यहाँ पे ब्रेग समीकरण, ये ब्रेग समीकरण भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रेग समीकरण का ये फॉर्मूला हमने बताया था जी, ब्रेग समीकरण का, तो ये भी नहीं बताया था, ये भी ना ये हमने बताया था ना ब्रेग समीकरण का ये फॉर्मूला। यहाँ पे याद रखेंगे n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हमने बताया था ब्रेग समीकरण के अनुसार, ठीक है ना। तो यह हमारा डी हो जाएगा। अगर पढ़ना है ना ब्रेग समीकरण तो लिखिएगा ब्रेग समीकरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। अगला आता है सोडियम क्लोराइड का जालक है, मतलब सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो वो कौन सा जालक है जी? तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड एक अष्टफलकीय जालक है। क्या है? अष्टफलकीय जालक, तो बी ऑप्शन। अगला कह रहे हैं पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है फलक केंद्रीय घनीय जालक में, या अंतः केंद्रीय घनीय जालक में, या सरल घनीय जालक में, या त्रिताक्षीय क्रिस्टल जालक में। तो ये आप याद रखेंगे पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। पोटेशियम जो कि है इसका जो क्रिस्टलन होता है वो फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये अभी तक हमने आपको कितने 45 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। इतना ही आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, ठीक है ना। पहला चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्त, इतना आप तैयार करेंगे बहुत है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर इसके आगे का भी हमने लिंक दे दिया है, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको दे दिया गया होगा। तो जाइए दूसरे चैप्टर जो बिलियन है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर से इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का भी लिंक है तो वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। एक दो आवश्यक बातें हैं जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि बाबू आप सभी को ये बातें याद रखना है। ये प्रत्येक स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा ये नोट्स के बारे में। ये नोट्स प्रत्येक स्टूडेंटों को ले लेना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए बता रहे हैं। बिहार बोर्ड की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का संपूर्ण किताब का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। अब पीडीएफ नोट्स में क्या मिलने वाला है ये समझिएगा। फिजिक्स की यदि बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे और फोकस करेंगे। फिजिक्स की बात करें तो आपका फिजिक्स में पूरा 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री का 16 चैप्टर हैं। यदि हम दोनों का करें तो दोनों 31 चैप्टर हो रहे हैं। कितने? 31 चैप्टर आपके हो रहे हैं। तो हम आपको ना 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज, ठीक है ना, प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो है ना, सब्जेक्टिव उसका नोट्स हम आपको देंगे 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज। उसी प्रकार 31 चैप्टरों का फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। और याद रखेंगे ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक भी मिल सकता है, या आप विद्या बहुत सारी चीजों से भी ले सकते हैं। बट आपको हम इसमें क्या अच्छे से क्या हम आपको अलग दे रहे हैं, तो हम वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% उसी में से आने वाले हैं। तो उस टाइप के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूरे फिक्स हैं, आएंगे और उसी में से आपको करके आना है, और वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने 45 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, तो इसी प्रकार 45 है, इसी प्रकार सभी चैप्टरों का फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव दिया जाएगा। लेना है तो ओनली, मैं आपको बता दूं, ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिए। पीडीएफ नोट से व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ये नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे मैसेज करेंगे और बताएंगे सर बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट चाहिए, ये बात बताइएगा, और उनको वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो होता है वो पेमेंट का सेंड कर दीजिएगा, तुरंत आपको नोट्स दे दिया जाएगा।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, तो आप लेने का प्रयास करें। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।